बहस का कहीं जिक्र ही ना किया। बहस ये है आज वो जो पहले मैं परिचय कराऊंगा आपका, तो आपको तुरंत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता। लगातार मैं कल भी आपसे मैं रूबरू रहा और मैंने लगातार आपको बताने का मैं मैक्सिमम स्थिति में प्रयास करता रहता हूं, चाहे मैं आपको वीडियोस के माध्यम से या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के ऑनरेबल जज साहबान के साथ में भी, ऑनरेबल वहाँ उपस्थित तहसीलदार इत्यादि ऑफिसर्स के माध्यम से भी, पुलिस इत्यादि के माध्यम से भी लगातार हम आपको इंस्पायर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, सुझाते रहते हैं। जो जो बिंदु वास्तविक हैं, लीगल हैं, उन्हीं लीगल विषयों पे हम लोग रोजाना आपसे वार्तालाप करते हैं। आज एक विषय है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण विषय पे ये त्रिकोणीय वार्तालाप होगी, त्रिकोणीय पूरा प्रस्फुटन होगा और अच्छे अच्छे विचारों का उद्गम होगा। उन विचारों को मैं अपने पूरे विद्वान अधिवक्ता जगत से और मैं अपने पक्षकार विपक्षकार प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से और जो भी मेरे शुभचिंतक इष्ट मित्र हैं, समस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ पर विद्वान विभूति मेरे माध्यम में बैठे हैं, मैं उनका परिचय कराने के साथ साथ मैं आपसे रूबरू कराऊंगा और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आज हम किस विषय पे चर्चा करेंगे। उसी विषय पे तीनों विभूतियां, दोनों मेरे साथ बैठी हुई विभूतियां उसी विषय पे पूरा फोकस करेंगी। तो मेरे साथ आज कार्यालय में उपस्थित हैं श्री सतीश रुड़कीवाल जी, जो सिविल के अच्छे अधिवक्ता हैं, यहाँ जनपद बुलंदशहर में जुडिशरी में अपनी पहचान रखते हैं। इसी प्रकार जो बाबूजी हैं हमारे, बाबूजी बहुत विद्वान पर्सन हैं और आप श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा आपका नाम है। आप भी यहाँ पर पूरा पैतृक रूप से जुड़े हुए कचहरी के एक महान विद्वान व्यक्तित्व है। तो आप भी आज उसी विषय पे मंथन करेंगे। तो मंथन आज जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो उकेरा गया है, विषय है यदि कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में, मैं केवल विनम्र भाव के साथ में, मैं आत्मगिलानी नहीं, आत्मस्पर्धा नहीं, केवल आत्ममुग्धता के साथ में, विनम्रता के साथ में केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जुडिशियल ऐसे ऑफिसर्स हैं, उन जुडिशियल ऑफिसर्स के सम्मान के सापेक्ष, सम्मान के साथ साथ मैं केवल और केवल ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसे वाद हैं जिनमें वास्तविक रूप से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना चाहिए या वादकारी का हित सर्वोपरि है, उसी लाइन पे हमें कार्य करना चाहिए। यदि उससे विमुख कार्य कृत्य होता है तो निश्चित रूप से वो विद्वान जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं उनके स्थान पर भी कोई प्रश्नघात प्रस्फुटित होता है। आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा मेरे विद्वान अधिवक्ता जन जो हैं उनके साथ साथ मेरे जितने भी पक्ष विपक्षकार हैं उनके लिए भी बहुत सीधे और सरल और सुबोध और सुगम शब्दों में जो वार्तालाप करेंगे श्री सतीश रुड़कीवाल साहब। आपको भी एक केस के विषय में ऐसा डिफाइन करना चाहेंगे, किसी भी विषय में छोटा सा बहुत सूक्ष्म में, कि यदि कोई भी वादकारी है, क्योंकि जो वाद लेके आ रहा है उसका हित सर्वोपरि है, जो संवैधानिक रूप से उसको अधिकृत किया गया है, तो सर्वोपरि उसका वादकारी का हित है। तो सबसे पहले 3 पार्ट हमने लगातार मैंने सिविल में पढ़े हैं, उनका अध्ययन किया है कि सबसे पहले प्राइमा फेसाई देखा जाता है। तो जो प्राइमा फेसाई है 6C पे, अगर जो हम आर्गुमेंट करें 6C पे, क्योंकि दोनों विद्वान विभूति हैं और जो जुडिशियल ऑफिसर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो स्टे का एप्लीकेशन यदि मूव होता है किसी भी प्रार्थना पत्र के साथ में, किसी भी वाद के साथ में, किसी भी सिविल सूट के साथ में, तो उस पर केवल 3 जो शब्द हैं केवल उन्हीं को देखा जाता है, 3 तथ्यों को देखा जाता है, 3 बिंदुओं को देखा जाता है। पहला प्राइमा फेसाई, फिर सेकंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस करके देख लो, और फिर इर्रेपरेबल लॉस। तो प्राइमा फेसाई, इर्रेपरेबल लॉस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, अगर इन तीनों के हिसाब से वादकारी की स्थिति ऐसी लगती है, प्रतीत होती है कि जो उसने आर्गुमेंट किया है, जो उस पर दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं माननीय न्यायालय में, वो प्राइमा फेसाई, इर्रेपरेबल और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक बैठते हैं वादकारी के हित में, तो निश्चित रूप से उसको 6C2 का फायदा मिलना चाहिए, जो नेचुरल है और संवैधानिक है। लेकिन यदि नहीं मिल पाता है तो उन स्थितियों में निश्चित रूप से माना जाता है कि वादकारी का हित सर्वोपरि केवल और केवल संवैधानिक और वैधानिक रूप में, केवल उन महाग्रंथों में या लिखा हुआ उस संविधान की पुस्तक में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में अंकित है, उसका नीचे कोई पालन अनुपालन कहाँ क्या होना है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ये केवल और केवल
एक दार्शनिक भाव रह जाता है, दर्शन का भाव रह जाता है। तो इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे श्री सतीश रुड़कीवाल जी। तो सतीश रुड़कीवाल जी से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूँ कि वो पूरा 6C2 प्रार्थना पत्र के विषय में जो सिविल का सूट है, उस सिविल के सूट के सापेक्ष अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे और इस उद्बोधन प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संक्षेप में उस जुडिशियल ऑफिसर्स जो भी मेरे विद्वान न्यायिक अधिकारी हैं, उनको भी कोई ऐसा संदेशप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नए नए जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। विद्वान केवल माँ की उदर से पैदा होकर के या समाज में अध्ययन और पढ़ाई करने के बाद नहीं हो पाता है। केवल प्रायोगिक जब तक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी मन और मस्तिष्क से, तब तक वो विद्वंता की श्रेणी में शायद नहीं आ पाएगा, चाहे सीट पे किसी पे भी पदासीन हो जाए। तो ऐसा मेरा मानना है। तो हम अब जो वार्तालाप करने के लिए तत्पर हैं वो श्री सतीश रुड़कीवाल जी से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूँ। सतीश रुड़कीवाल जी। और देखने में जो आ रहा है आजकल मन बहुत खुशी रहता है इस बात कि हम खुद भी अपने आप में ये महसूस करते हैं कि हम पीड़ित या वादकारी को न्याय नहीं दिला पा रहे। उसका कारण ये कि जुडिशियल ऑफिसर जो हैं आजकल पता नहीं कौन से व्यू से लेकर बैठते हैं, जिनको हम ईश्वर की श्रेणी में मानते हैं कि न्याय देंगे, और वादकारी भी जो आता है वो भी बड़े सम्मानित दृष्टि से उनको देखते हुए चाहता है मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। एक मेरे पास केस है राम सिंह धर्मेंद्र। राम सिंह धर्मेंद्र एक केस है जो कि सिविल साइड का है और इंजंक्शन सूट है। मतलब इसमें यह है कि हमने एक निषेधाज्ञा बात दायर किया था जिसमें वादी का एक खेत रास्ते के बाबत लेकर के उसको गायब कर दिया गया, और जो वास्तविक चक्रोड़ थी उस पर प्रतिवादी गण ने मकान बना लिए, अपनी दुकान बना ली, नाली बना ली। लेकिन प्रतिवादी गण इतने हैकर हैं कि वादकारी के खेत के साथ साथ अब दूसरी साइड के खेतों को भी प्रभावित कर रहे हैं, और जो उनकी बिजली सप्लाई की लाइन है, पोल लगे, उनको भी उखड़वाने पे आमादा। ये सब दस्तावेज हमने दिए हुए थे, और उस ओरिजिनल चक्रोड़ जो नक्शे में प्रतिवादीगण ने भी दाखिल की है नक्शा, उसमें भी क्लियर कि हाँ इनके मकान बने हुए हैं। उसके बावजूद भी न्यायिक अधिकारीगण पीड़िता को या वादकारी को न्याय देने में संकोच कर रहे हैं। 1.25 साल हो गया, 6C2 पर 2 बार बहस हो चुकी, मगर न्याय नहीं दे रहे। अब देखने में ये आया, यानी जनवरी में डेट हुई थी उसकी, जनवरी में सुनवाई हुई, तो साहब उसमें जो जनवरी के फर्स्ट वीक में डेट थी उसमें बहस हो गई। दोनों पक्षों की खूब जमकर बहस हुई और 17 तारीख आदेश के लिए लगा दी गई, 6C2 के आदेश के लिए। 17 को आदेश नहीं हुआ, 25 लगा दी गई, 25 जनवरी। 25 को भी आदेश नहीं हुआ, फिर 31 जनवरी लगा दी। जब 31 जनवरी को फाइल देखी गई तो शाम को 5 बजे हम फाइल देखने गए कि साहब आदेश हो गया होगा, लेकिन वहां देखने में आया कि साहब उन्होंने तो जनवरी के फर्स्ट डेट में भी वादी प्रतिवादी अनुपस्थित, 17 जनवरी को वादी प्रतिवादी अनुपस्थित, 25 को भी अनुपस्थित और 31 को भी अनुपस्थित। बहस का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया कि बहस भी सुनी। अब बताइए क्या कहें वादकारी से, कहाँ हित सर्वोपरि उसका रह गया। तो ऐसे में बड़ा मन दुखी होता है कि हम वादकारी को कितना विश्वास दिलाते हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें न्याय दिलाएंगे, उनके लिए मेहनत करते हैं, सारी किताबें रूलिंग देते हैं, लेकिन वहां सब लीपापोती करके, और मतलब वादकारी आज अपने आप को न्यायालय में आने के बाद लुटा पिटा महसूस करता है। तो इस व्यवस्था से बड़ा मन दुखी रहता है, और बस इतना मन दुखी है कि क्या बताएं, न्याय के अधिकारी अपने निरंकुश होकर के ये सब कार्य लगे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने अभी विस्तारित रूप में पूरा केस को डिफाइन किया, और पूरे केस को डिफाइन करते हुए मैक्सिमम स्थिति केवल ये उत्पन्न की, बताने का पूरा प्रयास किया कि यदि
जिस सर्वोपरि न्यायालय में जहां पर केवल न्याय ही